गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय से पुनः आपके समक्ष हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य में उपस्थित हूँ। मैं आज आपको अद्यतन काव्य के अंतर्गत इसके जो प्रथम कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेजी, इनके बारे में संक्षिप्त परिचय बताते हुए आगे बढ़ूंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 7 मार्च 1911 में। कब हुआ था? 7 मार्च सन 1911। उसके बाद इनका जो जन्म स्थान है वो है कुशीनगर देवरिया, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आपके पिता का नाम हीरानंद, जो आपकी शिक्षा थी वो BSc MA अंग्रेजी सब्जेक्ट से, फारसी, बंगला, संस्कृत भाषा के आप ज्ञाता थे। आपको इन भाषाओं पर अधिकार प्राप्त था। सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको सन 1978 में मिला। कब मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1978 में। उसके बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको 1964 ईस्वी में मिला। साहित्य में जो आपकी पहचान है वो मूल रूप से तार सप्तक के संपादक के रूप में, तार सप्तक नामक पत्रिका का जो संपादन होता है उसके मुख्य संपादक आपके प्रयोग धर्मी कवि भी हैं और प्रयोगवाद के प्रणेता यानी प्रयोगवाद के जनक के रूप में भी आप जाने जाते हैं। इसके आगे जो आपका है, आपकी जो प्रमुख कृतियां हमारे सम्मुख आती है उनमें से प्रमुख है, मैं आपको एक एक करके बताती जाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इनकी जो कृति है वो है उपन्यास के क्षेत्र में पहले आपका आता है उपन्यास। आपने अपने जीवन में विभिन्न उपन्यास भी लिखे, जिसमें नदी के तीर पहला है आपका, नदी के तीर। दूसरा आ जाता है शेखर जीवनी, शेखर एक जीवनी, नदी के लिए शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। उपन्यास के बाद में जब हम देखते हैं तो कहानी पर भी आपने विचार किया है और आपने कहानियों के अंतर्गत कहानी भी लिखी है। उन कहानियों में से आपकी जो प्रमुख रूप से कहानी है वो है आपकी शरणार्थी कहानी आपके द्वारा लिखी गई है। और इसी के साथ अमर वल्लरी भी आपने कहानी लिखी है, अमर वल्लरी। अंग्रेज जी ने अपने जीवन काल में 2 कहानियां लिखी, जिसमें शरणार्थी और अमर वल्लरी प्रमुख है। इसके बाद हम आपके यात्रा वृत्त पर आते हैं। तो यात्रा वृत्त में आपने यात्रा वृत्त उसे कहते हैं जब व्यक्ति घूमने का शौकीन होता है और घूम फिर करके वापस उसका चित्रण इस भांति करता है कि हमारी समझ उसका चित्र उभर करके आ जाता है, तो वो यात्रा वृत्त में निपुण कवि माना जाता है। तो इस यात्रा वृत्त के अंतर्गत अरे ये यावर याद रहेगा, अरे यह यावर याद रहेगा। और इसी के साथ में एक बूंद सहसा उछली, क्या है? यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत की आती है एक बूंद सहसा उछली। ये आपका यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो नाटक में आपका
इसमें आती है आपकी पत्रिका प्रतीक का आपने संपादन किया। दिनमान पत्रिका का भी आपने संपादन किया। नव भारत टाइम्स पत्रिका का संपादन किया। और इसी के साथ साथ विशाल भारत पत्रिका का भी संपादन किया। संपादन के बाद आपने अपने जीवन में जितना साहित्यिक योगदान हो सकता था वो सब करने के पश्चात आपकी जो मृत्यु हुई है वो हुई जाकर के मृत्यु सन 1987 यानी 1987 में आपकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों ये था आगे जी के बारे में जानकारी। ये जितना भी मैंने आपको जानकारी दी वो बहुविकल्प की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, आगे जी का पूरा नाम आपको मालूम होना चाहिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अद्वैत। इनका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान में हुआ, पिता कौन थे, शिक्षा क्या थी, किन किन भाषाओं पर अधिकार था, आपको किन सम्मानों से सम्मानित किया गया, और आपका जो आपके द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी थी, आप किस कवि के रूप में जाने जाते हैं, आपकी कविता का प्रमुख विषय क्या है, आपने किससे प्रेरणा ग्रहण करी, और आपने इसी के साथ में अपना कैसे विकास अनवरत आगे बढ़ाया। इतना सब होने के बाद में जब हम अज्ञेय जी के साहित्य पर जाते हैं तो संक्षेप में पाते हैं कि अज्ञेय ने भाषा और शिल्प की दृष्टि से बड़े ही अनूठे प्रयोग किए हैं। उनकी भाषा जो तो परिनिष्ठित खड़ी बोली है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो भाषा हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभ में ब्रज भाषा, अवधी भाषा, पंचमेल खिचड़ी, सदुकड़ी भाषा, ये सब भाषाएं थी, डिंगल पिंगल आदि जो भी भाषाएं थी वो सब आधुनिक काल में आते आते वो सब हो गई जाकर के खड़ी बोली के रूप में। तो द्विवेदी युग के बाद का जितना भी साहित्य है वो चाहे काव्य के क्षेत्र का हो, चाहे वो आपका गद्य के क्षेत्र का हो, सब पर भाषा आपकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली ही पाई जाती है। और छंद में छंद बंधन भी निराला जी ने छायावाद युग में ही समाप्त कर दिया था। वो स्वतंत्र यानी मुक्तक छंद का प्रयोग करना अधिक उचित मानते थे कि ऐसा नहीं कि व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने के लिए कोई बंधन होना चाहिए कि इतने ही मात्रा, इतनी ही गति, लय, ये सब होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप उन्मुक्त होकर के अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है, आप उसको मुक्तक छंद के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये है मुक्तक छंद की पहचान। इसके साथ ही आपने भी अपनी भाषा में परिनिष्ठित खड़ी बोली ही अपनाई, किंतु विभिन्न भाषाओं और विभिन्न संदर्भों के शब्द प्रयोग उनकी भाषा को कहीं कहीं बोझिल भी कर देते हैं। यानी कि आपको बंगला, संस्कृत और इसके साथ आपको किस भाषा पे अधिकार था, बंगला संस्कृत के साथ साथ आपको अंग्रेजी भाषा में भी अधिकार प्राप्त था। तो इसलिए आपने इन भाषाओं का जिक्र भी अपनी साहित्यिक खड़ी बोली के बीच में यत्र तत्र कहीं कहीं कर दिया है, जिससे पाठकगण को अर्थ निकालने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है। और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी कविता में लोक संस्पर्श और माटी के सौंधेपन की महक भी यत्र तत्र अनुभूति का विषय बनती है। छंदों के नव्य प्रयोगों की दृष्टि से भी अज्ञेय एक समृद्ध रचनाकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इस कड़ी में वे नव्य छंद प्रयोगकर्ता महाकवि निराला जी से पीछे नहीं हैं। अज्ञेय ने नई कविता धारा को गतिमान करने में जो भूमिका निभाई है वह हिंदी साहित्य को जो नवोन्मेष उससे प्राप्त हुआ है वह किसी भी भाषा के लिए गर्व का विषय हो सकता है। और अज्ञेय के अवदान को लेकर हिंदी के साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो बच्चों ये था हमारा अज्ञेय जी के बारे में जानकारी। अब मैं आपको अज्ञेय जी के काव्य साहित्य में जिसकी हम व्याख्या करेंगे, तो आपके पाठ्यक्रम में जो कविताओं का संकलन लिया गया है वो कविताएं मुख्य रूप से हैं नदी के दीप, यानी पहले जो आपकी कविता है जिसकी हम व्याख्या करेंगे वो है नदी के दीप।
दूसरी कविता एक बूंद सहसा उछली, जो कि यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आती है और तभी उन्होंने इस रचना को रचित किया गया होगा। तो एक बूंद सहसा उछली, मैं वह धेनु हूँ। तीसरी कविता है मैं वह धेनु हूँ। चौथी जो कहा नहीं गया, जो कहा नहीं गया। और नंबर 5 है सवेरे सवेरे तुम्हारा नाम। यानी इन 5 कविताओं के साथ में इनका पाठ्यक्रम BA तृतीय वर्ष प्रथम कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के इसमें सम्मिलित किया गया है। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट टर्न में मैं आपकी इनकी व्याख्याओं के साथ पुनः मिलूंगी। धन्यवाद।